क्या सब खैरियत। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संगम काल के बारे में। संगम काल दक्षिण भारत का एक टाइम पीरियड है जिसमें वहाँ पे 3 प्रकार के मुख्य राज्यों का उदय हुआ जो चोल, चेर और पांड्य कहे जाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज पूरी चर्चा करेंगे कि जिस समय यहाँ पे कुषाण यवन आक्रमण हो रहा था उत्तर भारत में, उस समय दक्षिण भारत की स्थिति क्या थी और दक्षिण भारत में कौन कौन सी रचनाएं हुई, कैसे कैसे वहाँ के वातावरण हुए, वहाँ पे कैसे राजा राज करते थे, वहाँ की आम जनता की क्या स्थिति थी, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। तो संगम काल की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज के क्वेश्चन में जाते हैं। कहता है कि जीवन में जो विजेता होता है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो कुछ अलग नहीं करते हैं परंतु वह चीज़ों को अलग ही तरीके से करते हैं। वही चीज़ को, कॉमन चीज़ को अलग तरीके से करते हैं। और फिर बोलता है कि सफलता का एकमात्र उपाय है कड़ी मेहनत। आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप सफल रहेंगे। और तीसरा कोटेशन है कि जब तक आप चीज़ों को अलग तरीके से नहीं देखते हैं तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो विजेता होने के लिए अलग तरीके से करना होगा और अलग तरीके से करने के लिए चीज़ों को अलग तरीके से देखना होगा। ठीक है, जैसे आप आम देखें तो उसे सिर्फ खाने के बारे में सोचते हैं तो सब सोचता है, खाने के बाद उससे जो गुठलियाँ निकलती है उससे एक पेड़ भी हो सकता है आम का। दिस इज़ द डिफरेंट विजन ऑफ थिंकिंग। ये सोचने का अलग तरीका है। ठीक है, खैर चलते हैं अपने आज की क्लास में। संगम काल, संगम साहित्य के बारे में आज पढ़ेंगे। तो उसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न पहला है कि ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जिस साहित्य से दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास ज्ञात होता है उसे कहा जाता है संगम साहित्य। आपका आंसर हो जाएगा संगम साहित्य। ठीक है, तो संगम साहित्य में जो है दक्षिण भारत का जितना भी राजा हुए और उन्होंने किस तरह से राज किया, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत संकलित है और उसी से हमें प्राप्त होता है। आप लोगों को एक बार फिर से बता दें कि इस वीडियो में हम वही प्रश्न लाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीटेट, जेटेट, एसएससी, जीडी, ये सारी क्वेश्चन वहीं से आएंगे। यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे या तो पूछे जा सकते हैं या तो पूछे गए क्वेश्चन हो, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है वही लेके आऊँगा। तो संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किया गया, इनमें से संकलित साहित्य को क्या कहा जाता है। 3 संगम, समझते हैं कि संगम क्या है। संगम मतलब होता है एक संघ में बैठकर लोग बातचीत करें तो उसे संगम कहते हैं। यानी कि संगम उस समय जो है वो एक गोष्ठी हुआ करता था कवियों का, राजाओं का, विद्वानों का। ठीक है, और साल भर में या मतलब जब से गोष्ठी नहीं हुई है, मतलब जब से संगम नहीं हुआ है लोगों का, कवियों का, तब तक जो भी रचना हुआ है उन सबों का वहाँ पे क्या बोल सकते हैं उसको, एक सुपरफिशियल जांच होता था। मतलब ऊपर ऊपर या फिर एक बार पढ़ के जांच होता था कि जो रचना इन्होंने किया है क्या ऑथेंटिक है, क्या सही है, और अगर सही है तो समाज के लिए नुकसान फैलाने लायक कुछ तो नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो है विद्वानों का, ब्राह्मणों का एक ग्रुप हुआ करता था और वहाँ पे ये साहित्य को रखा जाता था और वहाँ से जो पास होता था साहित्य उसे ही संगम साहित्य के अंदर संकलित किया जाता था। यानी कि किसी राजा के बारे में किसी लेखक ने लिखा और उस लेखक का जो लेखन है उसकी शैली क्या है, वो उन्होंने क्या लिखा है, राजा के बारे में कुछ खराब तो नहीं लिखा है, कुछ गलत तो नहीं लिखा है, और अगर लिखा भी है तो उससे समाज में कुछ गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। ये सब चीज़ों को देखते हुए उसे पास किया जाता था उस संगम से, और इनमें जितने भी साहित्य को पास मिला, ठीक है, ऑथोरिटी मिली कि आप इसे संगम साहित्य में संकलित कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं किताबों को संगम साहित्य में रखा गया। ठीक है, तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम हुआ। एक हुआ अभी से 4440 ईस्वी पूर्व, फिर हुआ एक 3700 ईस्वी पूर्व। ठीक है, मतलब अभी से उतना साल पहले, 3500 साल पहले। फिर एक हुआ था 1850 यानी कि 1900 मतलब वर्ष के पहले। ठीक है, तो इन पांड्य राजाओं में से 3 संगम हुआ। ठीक है, इनके संरक्षण में, बाकी चोल के संरक्षण में कुछ हुआ है, कुछ चेर के संरक्षण में हुआ है। ठीक है, तो उन सभी साहित्यों को कहा जाता है संगम साहित्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संगम साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया है, और जो भी संगम साहित्य है, ठीक है, ऐसा नहीं कि संगम में सिर्फ साहित्य ही है, संगम में महाकाव्य है, संगम में संगीत भी है। तो संगम के साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, और वो कौन कौन सा भाग हो जाएगा, तो एक है पत्थु पातु, दूसरा है इत्थु थोके, और तीसरा है पादिनेन किलकंटु। ये तमिल भाषा का शब्द है, आपको थोड़ा परेशानी लग रहा होगा, पर ये इनमें से सभी, यानी कि ये आपका तीनों जो है वो 3 भागों में बांटा गया है।
ठीक है। साहित्य को 3 भागों में बांटा गया, 3 संगम हुआ, तो 3 तरीके से बांट दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलांगो के द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है जिसमें कावेरीपट्टनम के कोवलन एक राजकुमार था और उनकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी वर्णित है। एक ऐसा कहानी है, एक ऐसा पुस्तक है जिसमें कोलवन एक राजा का राजकुमार था और उसकी एक पत्नी है, उनका नाम कन्नगी है और उनका एक नर्तकी है, ठीक है। पहले नर्तकी लोग, अभी टीवी, सिनेमा, मूवी, मोबाइल सारा कुछ आ गया है, पर उस समय राजा के मनोरंजन के लिए नर्तकी हुआ करता था, ठीक है। तो उन नर्तकी के साथ राजकुमार का प्रेम प्रसंग है इस बुक में लिखा हुआ। तो उस बुक का नाम क्या है? तो उसका नाम है शिल्पाधिकारम, ठीक है। शिल्पाधिकारम, इसका अर्थ होता है पायल की आवाज़, ठीक है। पायल की जो छन छन की आवाज़ आती है, शिल्पाधिकारम का अर्थ यही होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शीतलेश तनार ने, एक लेखक है शीतलेश तनार और पिछला लेखक था इलांगो, याद रखना है, महत्वपूर्ण कवि हैं। तो शीतलेश तनार जो है उन्होंने एक रचना किया है जिसमें राजकुमार उदय कुमारन, एक राजकुमार है उदय कुमारन और मणि मैगले, नर्तकी माधवी और जो राजकुमार है, ठीक है, कोलवन राजकुमार और नर्तकी माधवी, पिछले में हमने बताया था, ठीक है। जो रचना उन्होंने किया था बुक का शिल्पाधिकारम, उन दोनों की एक पुत्री है मणि मैगले, उसका नाम है, ठीक है, पुत्री का। ये दोनों का प्रेम प्रसंग है। उस बुक का क्या नाम है? तो उस बुक का नाम है मणि मैगले। उस लड़की के ही नाम पे इन्होंने बुक को रख दिया मणि मैगले, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तिरुत्तक देवर जो पहले चोल राजकुमार था, चोल का राजकुमार था और बाद में जैन भिक्षु बन गया। राजकुमार है, मन बदल गया तो भिक्षु बन गया और उन्होंने एक रचना किया है, ठीक है। उनकी रचना का नाम क्या है? तो उनकी रचना का नाम है जीवक चिंतामणि। आपका आंसर हो जाएगा बी, जीवक चिंतामणि। अगला प्रश्न है, राम कथा के तमिल संस्करण में से सबसे प्रसिद्ध कंबन की कौन सी रचना है? राम कथा तमिल में भी प्रसिद्ध है क्योंकि राम जी तमिलनाडु से होते हुए ही श्रीलंका गए थे, तो राम की जो कहानी है वो तमिल भाषा में भी संकलित है और उनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कंबन का एक बुक, महर्षि कंबन का एक बुक है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इरामावतारम। उसका नाम क्या है? इरामावतारम। एक्चुअली ये जो चोल चेर पांड्य थे ये ब्राह्मण थे, ठीक है, और इन्होंने अपनी राज स्थापना किया था। तो इन्होंने जितनी भी साहित्य लिखी थी या तो तेलुगु में लिखा या संस्कृत में लिखा। तो तेलुगु में जो जितने भी शब्द आते हैं सब में संस्कृत का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। म लास्ट में रहेगा, चोलपक्कम, इरामावतारम, तोलकपियम। तोलकपियम जो है ये जो नीचे लिखा हुआ है सी ऑप्शन में, ये भी एक काव्य है, ठीक है, तमिल शास्त्र का। चलते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। संगम साहित्य के काव्य को किन श्रेणियों में बांटा गया है? तो संगम साहित्य के काव्य, यानी कि अब संगम साहित्य को 3 भागों में बांटा गया था, लेकिन अब संगम काल के जो काव्य हैं, महाकाव्य हैं, उनको भी मतलब कुछ कुछ भागों में बांटा गया, ठीक है। तो उन्हें 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन भागों में? तो अक्कम, जिसमें प्रेम प्रसंग के बारे में उल्लेख रहता था, ठीक है। जैसे महाकाव्य क्या होता है? एक किसी भी आदमी का पूरी जीवन रचना है, ठीक है, उसे महाकाव्य कहते हैं। चाहे वो आदमी बहुत बड़ा राजा हो, मतलब ऐसा फिगर होना चाहिए जो एक ऐतिहासिक दृश्य को बताता हो, ठीक है। जैसे रामचंद्र जी के जीवन बारे में रामायण लिखा गया तो महाकाव्य, ठीक है। भगवत गीता लिखा गया कृष्ण के बारे में तो महाकाव्य, ठीक है। तो ये है कि महाकाव्य ऐसे पुरुषों की जीवन गाथा होता है जो अपने आप में एक इतिहास है, ठीक है। तो अक्कम जो तमिल में लिखा गया महाकाव्य, उसमें प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया। जैसे श्री कृष्ण जी के जितने भी काव्य हैं उसमें से शुरू वाला जो उनका पाठ है वो उनके प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। राधा के साथ उनकी प्रेम कहानियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। कुछ में मीरा की प्रेम कहानी बताई गई। तो ये सब महाकाव्य कृष्ण की जीवन भूमि पे लिखा गया है, लेकिन मतलब उसके जीवन पे लिखा गया है और उसमें प्रेम प्रसंग को डाला गया। तो तमिल में भी ऐसे जितने भी रचना हुए जिसमें प्रेम प्रसंग डाला गया हो उसे अक्कम कहा जाता था। और जिसमें युद्ध का विषय हो, जैसे महाकाव्य, जैसे रामायण जो महाकाव्य हुआ या महाभारत महाकाव्य हुआ, ठीक है। तो महाभारत में क्या है? महाभारत में मेनली क्या है? युद्ध के बारे में बताया गया, ठीक है। तो युद्ध की जो विषय होती थी तमिल में उसे पूरम कहा जाता था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संगम साहित्य में तमिल प्रदेश के किन राज्यों का उल्लेख मिलता है? संगम साहित्य के जो रचना है उसमें तमिल में कौन कौन से राजा हुए इसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो उत्तर पूर्व में एक राजा था जिसे चोल राज कहा जाता था, दक्षिण पश्चिम में चेर राज्य था और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पांड्य राज्य था। ये इनमें से सभी के बारे में व्याख्या करता है संगम साहित्य। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संगम युगीन राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? चोल, चेर, पांड्य,
3 राजा के बारे में बताया गया। तो सबसे जो शक्तिशाली हैं वो चोल थे, जो उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेन्नार तथा दक्षिण वेल्लारू नदियों के बीच स्थित चोल राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था। अब आते हैं चोल राज्य के बारे में। तो चोल राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था, ठीक है। राजेंद्र चोल था, या करिकाल था, या राज प्रथम था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा करिकाल। करिकाल नाम का एक राजा हुआ चोल राज्य में, ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रतापी राजा था, संगमकालीन राजा, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उदयनजिराल, एक नाम था उदयनजिराल, जो 130 ईस्वी में राज किया था, और नेंदुजिरल आदन 155 ईस्वी में राज किया, एवं सेनगुट्टवन, इसे अधिराज की उपाधि मिली थी। किस राज्य के शासक थे जो केरल प्रांत में बसे थे। केरल प्रांत में, केरल जो है वो दक्षिण पश्चिम में आता है। तो दक्षिण पश्चिम में हमने अभी बताया कि चेर था, ठीक है। तो चेर लोग का ये राजा था, चेरों का ये राजा था उदयनजिरल, नेंदुजिरल आदन और सेनगुट्टन, ठीक है। ये याद रखना है कि चेर कहाँ पे था, तो केरल क्षेत्र में था, यानी कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में था, और उनके ये महत्वपूर्ण राजा हुए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कावेरी के दक्षिण में स्थित पांड्यों की राजधानी कहाँ थी। पांड्यों की राजधानी, हमने बताया कि पांड्य जो थे वो दक्षिण पूर्व में बसे हुए थे, ठीक है, तमिलनाडु के मदुरै वाला क्षेत्र में। तो इसकी राजधानी जो है वो मदुरा था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पांड्य राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो पांड्य राजाओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था नेंदुजेरियन, 210 ईस्वी में राज किया था इन्होंने दक्षिण भारत में, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं जो पांड्य का जो ये राज था, मदुरा राजधानी, वो अभी जलमग्न हो गया है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, नंबर 15, संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था। अमाई चांद कहा जाता था, अमाई चार कहा जाता था, दोनों कहा जाता था, इनमें से कोई नहीं कहा जाता था। तो दोनों कहा जाता था, कोई कोई अमाई चांद कहते थे, कोई कोई अमाई चार कहते थे। तो मंत्रियों को अमाई चार या अमाई चांद कहते थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो दोनों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था। राजा मतलब एक न्यायालय का निर्माण किया था, वहाँ पे न्यायाधीश लोग बैठते थे, मतलब विद्वान पंडित बैठते थे, और वो लोग फैसला सुनाते थे। कोई गलती किसी से हो गया या कोई जुर्म किसी ने किया है तो उसकी फैसला सुनाते थे। तो उसे क्या कहा जाता था। तो राजा ने जो बनाया था, ठीक है, वो एक अलग था, मतलब कि एक न्यायालय अलग था जो विद्वान बैठता था, लेकिन विद्वानों से जो निपटारा नहीं हो पाता था वो राजा खुद करते थे, और राजा एक न्यायालय में अलग बैठते थे जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था वहाँ का, ठीक है। अभी का सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सारा फैसला जो कहीं नहीं हो पाया वो सुप्रीम कोर्ट में होगा, उसी तरह से राजा होता था, और उसके कोर्ट को कहते थे मन्नरम, ठीक है। और जो राजा ने विद्वानों को सौंपा गया न्यायालय था, जहाँ पे पहले जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हमारा हाई कोर्ट हो गया, उस टाइप का भी कोर्ट हुआ करता था संगम काल में दक्षिण भारत में। तो उनका नाम था नालवे। ऑप्शन ए में जो नालवे आप देख रहे हैं शब्द, वो वहाँ के न्यायालय व्यवस्था का नाम है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चतुरंगिनी सेना में सम्मिलित था। हम लोग ये शब्द सुनते हैं, महाभारत में दुर्योधन को मिला था चतुरांगिनी सेना। चतुरांगिनी सेना में कौन कौन आते हैं। अश्व रथ गज घुड़सवार आते हैं, या गज पैदल रथ और हाथी आते हैं, या अश्व गज रथ पैदल और सैनिक आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। उसमें अश्व आते हैं, मतलब अश्वारोही घुड़सवार सेना जो तलवार से घोड़ा पर चढ़ के वार करता था। गज मतलब हाथी आता है, रथ पर चढ़ के महारथी लोग युद्ध करते थे, और पैदल सैनिक भी थे, ठीक है। पैदल सैनिक जो आगे सबसे पहले दौड़ के जाते हैं और बर्छा लेके मतलब युद्ध करते हैं, तो उसे पैदल सैनिक कहते थे। तो संगम काल में भी चतुरांगिनी सेना हुआ करती थी, और उसमें से कौन कौन से थे, अश्व गज रथ और पैदल सैनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम कालीन वेल्लार वर्ग का मुख्य पेशा क्या था। एक वर्ग था जिसे वेल्लार लोग कहते थे। तो वो लोग करते क्या थे, कृषि करते थे, शिकार करते थे, या व्यापार करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। वो लोग कृषि करते थे। वेल्लार वर्ग का काम था खेती करना, ठीक है। और उनमें भी जो है सो स्त्रियां ज्यादा खेती करती थी संगम काल में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संगम कालीन वेल्लार वर्ग का मुख्य पेशा क्या था। तो उसका मुख्य पेशा था कृषि करना, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मेल दिया गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आपको मेल करना है। तो चटाई बनाने का काम कौन करता था। तो चटाई बनाने का काम करता था आपका, देखिए आंसर हो जाएगा 3। पुलेयन लोग जो थे वो चमड़ी निकाल के, ठीक है, एक का ग हो जाएगा, दूसरा का 4 हो जाएगा, एनियर यानी कि शिकार एनियर लोग करते थे, और व्यापार करते थे वेनिगर लोग, और लूटपाट करते थे मलवर लोग, ठीक है। तो पुलेयन का काम बताते हैं कि जब कोई मर जाता था, गाय वगैरह या फिर मतलब कोई भी जानवर मर जाएगा, तो उसका खाल निकाल के उसकी चमड़ियों से चटाई बनाता था, ठीक है। फिर
वेनिगर लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे, और यहाँ तक कि बोला गया कि मिस्र तक इसका व्यापार हुआ करता था, रोम में। ठीक है, संगम कालीन सातवाहन के सिक्के भी मिस्र रोम में मिले हैं, मेसोपोटामिया में मिले हैं। तो ये लोग लंबे लंबे मतलब यात्रा करते थे, समुद्री यात्रा। तो ये लोग व्यापार करते थे, उनका नाम क्या कहा जाता था, वेनिगर। ठीक है, फिर शिकार करने वालों को एनियर कहा जाता था। एनियर लोग क्या करते थे, शिकार करते थे जंगलों में जाके। और मलवर जिसे कहा जाता था, वो लोग लूटपाट करते थे, सिर्फ लूटपाट करके अपना जीवन यापन करते थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तमिल साहित्य में किन कवित्रियों की चर्चा हुई है। ठीक है, वहां पे कुछ कवित्रियां भी हुआ करती थी, सिर्फ कवि, सिर्फ मेल ही नहीं, फीमेल भी वहां पे काव्य की रचना करते थे, कविता लिखते थे। तो उनमें से किनकी ज़्यादा चर्चा हुई है, तो मच्चेलियर और ओवियर, ये दोनों का। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मच्चेलियर और ओवियर ये दोनों विदुषियाँ थी, मतलब विद्वान जो औरतें होती है उसे विदुषी कहा जाता है। इससे पता चलता है कि इससे ये पता चलता है क्लियर कि उस समय संगम काल में भी औरतों को पढ़ाया जाता था दक्षिण भारत में। और आप देखेंगे कि केरल की जो साक्षरता दर है वो अभी भारत में सबसे ज़्यादा है। तो उन लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग था, वहाँ महिलाएं पहले भी शिक्षित हुआ करती थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संगम काल में युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी, इन्हें क्या कहा जाता था। समाधि नहीं बनाता था, समाधि मतलब होता है ढाल के जो अभी बना देते हैं ऊपर से, तो वो ढालते नहीं थे, क्या करते थे, पत्थर गाड़ते थे। ठीक है, पत्थर में उसको दफना दिया और उसके ऊपर पत्थर को खड़ा कर दिया और उसमें लिख दिया उसका नाम और वीरगति प्राप्त हुआ है कब, किस युद्ध में, उसके बारे में लिखा रहता था। ठीक है, तो उसे कहते थे क्या, उसे क्या कहा जाता था, जो टॉम बनाया जाता था उसे कहा जाता था वीरगल और वीर प्रस्तर, दोनों कहा जाता था। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था। चोल लोग इतना समृद्ध क्यों हो गए थे। सबसे महत्वपूर्ण राजा हमने पढ़ा कि सबसे शक्तिशाली राज्य था चोल। जो तीनों थे, चोल, चेर, पांड्य, ये तीनों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चोल राज्य था। तो वो चोल राज्य क्यों शक्तिशाली था, क्यों समृद्ध था इतना। ठीक है, वो लोग मछली का व्यापार करते थे, या वहाँ सुविकसित वस्त्र उद्योग था, या विकसित मोती उद्योग था, या ये भी दोनों था। तो वहाँ पे सुविकसित वस्त्र उद्योग था, यानी कि वस्त्र उद्योग बहुत अच्छा था वहाँ पे चोलों के राज्य में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल के बंदरगाहों और उनके राज्यों में कौन से सुमेलित नहीं है। यानी कि संगम काल में कुछ बंदरगाह हुए और उनके राज्य दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कारकई चोल में था या नहीं, शालियूर पांड्य में था या नहीं, बंदर चेर में था या नहीं, अरिकमेडु चोल राज्य में था या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, करकई। ठीक है, करकई चोल राज्य में नहीं था, बाकी सब सही है। सालियूर पांड्य राज्य में था, बंदर चेर राज्य में था, अरिकमेडु चोल राज्य में था, लेकिन करकई जो है ये भी पांड्य राज्य में ही था। और करकई जो है वो सबसे ज्यादा मोतियों के लिए विख्यात था। ठीक है, यहाँ से मोतियां निकाला जाता था समुद्र से, इस पतन से, इस बंदरगाह से। और ये रोम, मिस्र, यूरोप में जाके बिकता था मोतियां। संगम काल की बात है। ठीक है, 100 ईस्वी, 100 से 200 के बीच। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संगम काल में ही मिस्र के किस नाविक ने, देखिए मिस्र का एक नाविक है, उन्होंने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने वाली विधि खोजी थी। यानी कि उस समय उन्होंने एक टेक्निक निकाला जिसमें देखे होंगे कि नाव ऐसे बना दिया जाता है और उसमें खड़ा कर दिया जाता है बांस या लकड़ियां या लोहे। ठीक है, और उसमें कपड़ा बांध दिया जाता है ताकि हवा उसको धीरे धीरे बहा के नाव को ले जाएगा। ठीक है, तो वो टेक्निक मिस्र का एक जहाज चलाने वाला नाविक था, उन्होंने निकाला था। उन्होंने ये भी सोचा था, ये भी टेक्निक लगाया था कि मानसून कब मिस्र से भारत की ओर आता है। ठीक है, और कब भारत से उधर जाता है मिस्र की ओर। तो ये सारी जो विधियां निकाली थी, तकनीकी निकाली थी, उसका नाम क्या था। ठीक है, तो उसका नाम था ये हिप्पोलस। क्या नाम था, हिप्पोलस। तो हिप्पोलस नाम का जो मिस्र नाविक था, उन्होंने ये टेक्निक निकाला कि नाव में ऊपर में कपड़ा लगा दो और फिर मानसूनी हवाओं के सहारे हम लोग समुद्र पार कर जाएंगे। तो ना इंजन, ना तेल, ना कुछ, आसानी से समुद्र पार कर जाता था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तमिल देश का प्राचीन देवता कौन था जिनका नाम कालांतर में स्कंद कार्तिकेय हो गया। तमिल देश में एक देवता था, प्राचीन देवता, जिसको मुरुगन कहा जाता है। ठीक है, मुरुगन को बाद में स्कंद कार्तिकेय कहा गया। स्कंद कार्तिकेय शंकर भगवान जी का बेटा कहते हैं हम लोग कार्तिकेय को। ठीक है, तो ये स्कंद कार्तिकेय बाद में उसी का नाम हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मुरुगन। ठीक है, तो ये था संगमकालीन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।
तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।